ये सेशन पुराने बैच में हो चुका है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग के लिए जो नए ज्वाइन किए थे। आज है 28 सिस्टम मैनेजर, एक मिनट, 28 सर्वर, ठीक है। देखिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कल कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आपको उसी स्टॉक में ट्रेड करना है जिस स्टॉक में मोमेंटम है, राइट। जैसे एग्जांपल लीजिए, एफएनओ सेगमेंट में हमारे यहाँ करीब 150 स्टॉक है, 144 या 144 से 150 के बीच के नंबर है, याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 144 ही है या 148 है। तो एफएनओ सेगमेंट में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो एफएनओ सेगमेंट में होती है। एफएनओ सेगमेंट का मतलब हुआ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, वो स्टॉक्स जिनके फ्यूचर मार्केट में ट्रेड्स होते हैं और जिसके ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे रिलायंस है या टीसीएस है, तो इनके फ्यूचर भी ट्रेड होते हैं मार्केट में और ऑप्शन भी ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो जिनका भी फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड होता है उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, उसमें ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग उसमें आते हैं और उसमें ट्रेडिंग पर्पज से भी लोग आते हैं। तो लेकिन इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर आप एक फास्ट ट्रेडर है तो आपको उतना मूवमेंट भी आपके लिए इनफ नहीं है। आप चाहेंगे कि स्टॉक्स जो है और तेजी के साथ में मूव करे, इसलिए जो जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो एंड में अपने अपने कंट्री के मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में चले जाते हैं। उसके रीजन क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट बढ़िया होती है। तो अगर आपको हमारे एनएससी बीएससी में ट्रेड करना है तो आपको चाहिए कि उस स्टॉक में ट्रेड करें जिसमें मूवमेंट हो। और मूवमेंट कैसे आता है? मूवमेंट आता है न्यूज के बेसिस पे, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख देता हूँ कि यू नीड टू सेलेक्ट स्टॉक्स बेस्ड ऑन कैटलिस्ट। आपको उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिस स्टॉक्स में कैटलिस्ट हो, और कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं? न्यूज हो सकते हैं। और वो न्यूज क्या क्या हो सकता है? वो न्यूज हो सकता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, किसी एक कंपनी ने दूसरे को टेक ओवर किया, या किसी एक या कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया। सबसे बढ़िया होता है कि कंपनी का हमारे यहाँ हर 4 महीने में रिजल्ट आता है, सॉरी हर 3 महीने में रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसमें जो है हर 3 महीने पे रिजल्ट सेशन चलता है जो करीब करीब 1 महीने चलता है। तो जब रिजल्ट सेशन होता है तो जिस कंपनी का भी रिजल्ट आउट होता है उस स्टॉक में अच्छी जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे अभी रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाला, जो अभी दिसंबर मंथ जैसे खत्म होगा, तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 मंथ जो बीता है, इस 3 मंथ के बिजनेस का रिजल्ट अनाउंस करेंगी सारी कंपनीज। तो जो भी कंपनी लिस्टेड होती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी बीएससी में, उनका उनका पैक्ट होता है, उनको इस रूल को अडेयर करना पड़ता है, इस रूल को फॉलो करना पड़ता है कि उनको अपना क्वार्टरली रिजल्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट करना है। तो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट अपना वो अपडेट करते हैं, वैसे स्टॉक्स में उस स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको अगर पता चल जाए, आपको ये पता करना है कि टीसीएस का रिजल्ट कब आ रहा है, या रिलायंस का रिजल्ट कब आ रहा है, या आयशर मोटर का रिजल्ट कब आ रहा है। उन स्टॉक्स का जब भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट जनरली जो ट्रेडिंग आवर के अगर बाद में आता है तो अगले दिन उस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इन एवरी 3 months the stocks announce quarterly results, ठीक है। तो आपको रिजल्ट देखना है। उसके अलावे अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपको मार्केट आवर अगर रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट आप कहाँ चेक करेंगे? तो रिजल्ट चेक करने के लिए एक वेबसाइट है,
हमारे यहाँ वेबसाइट को मैं दिखाता हूँ आपको। आप डिस्प्ले शो नहीं हो रही। ऑन करता हूँ। वो वेबसाइट आप जाएंगे, सिंपल मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे जाएंगे, रिजल्ट कैलेंडर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे अभी शायद उन्होंने अपडेट किया हुआ है लिंक को। पहले बड़ा अच्छा लिंक सीधा ओपन हो जाता था। ये देखिए मैंने उस लिंक को बुकमार्क करके रखा हुआ है। सेम लिंक ओपन होगा यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगा और आपको रिजल्ट चेक करना है कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको 29 को ट्रेड करना है, 29 दिसंबर को कल, तो आपको क्या चेक करना होगा कि 28 दिसंबर को क्या किसी कंपनी का रिजल्ट आया है। तो आप देख रहे हैं कि 28 दिसंबर को किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ एक एजीएम हुआ है। एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, वो भी जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इतना छोटा सा स्टॉक है कि इसमें आप इंटरडे ट्रेड नहीं कर सकते। तो यानी कि 29 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए कोई भी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 30 को ट्रेड करते हैं तो आप 29 दिसंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अभी अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इसको, इन लोगों ने इस लिंक को अपडेट किया है। देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है 29 का, शायद यहाँ पर डेट चेंज करने का ऑप्शन है। सर जीरोधा की वेबसाइट पे चेक नहीं कर सकते रिजल्ट? रिजल्ट किसका आने वाला है ये जीरोधा के वेबसाइट पे नहीं, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल वो है नहीं कि किस दिन किसका रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए एनीवेज आपको रिजल्ट कैलेंडर आपको एनएससी बीएससी में भी है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 29 दिसंबर को असल में ये वेबसाइट स्लो इसलिए शो नहीं कर रहा था। रिजल्ट किसी का नहीं है, ईजीएम है, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड का। बोर्ड मीटिंग है जिंदल स्टील, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ये सारी कंपनीज का है। और एजीएम है, यानी कि रिजल्ट किसी का नहीं है। फिर हम आते हैं 30 पे। 30 दिसंबर को क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट नहीं, यानी कि ये असल में रिजल्ट सेशन होता है, तो रिजल्ट सेशन में ही रिजल्ट आते हैं। तो अभी देखिए अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। ये जब अगले मंथ में आप जाएंगे जनवरी में, देखिए रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। जनवरी में 5 जनवरी कोई रिजल्ट नहीं है। 13 को आते हैं, 13 को मेरे ख्याल से रिजल्ट है। ये देखिए रिजल्ट किसी एक कंपनी का आएगा 13 को। 13 को इन्फोसिस लिमिटेड का रिजल्ट है। ठीक है, 13 जनवरी को। यानी कि अगर आपको रिजल्ट स्टॉक पे ट्रेड करने हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 14 जनवरी तक का, क्योंकि 13 जनवरी को इन्फोसिस का रिजल्ट है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो 14 जनवरी को ट्रेड करने के लिए एक अच्छा स्टॉक आपको क्या मिल गया? इन्फोसिस लिमिटेड। तो यानी कि 14 जनवरी को इन्फोसिस में जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इस दिन इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। फिर 15 में जाएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन जब भी रिजल्ट सेशन चलता है तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इतने स्टॉक्स मिल जाएंगे कि आप इतने स्टॉक्स को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा और भी है, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है। बीएससी के वेबसाइट पे चले जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉर्पोरेट्स में जाएंगे। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिख रहा है, राइट? किस दिन कौन सा रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ट्रेडविन, अब ट्रेडविन एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप, इसमें इतना कम वॉल्यूम होगा कि आप उसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, राइट? तो इसको आप अवॉइड करेंगे। विकास प्रॉपर्टीज कुछ है, एसबीटीएल, बीआईबीसीएल। ठीक है, तो ये सारे वो स्टॉक्स है जिसमें इंट्राडे करना मुश्किल है। ठीक है, अब बड़ी ऐसी कंपनी जिसका नाम आप जानते हैं, उनका नाम स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से। 13 जनवरी को देखिए इन्फोसिस का है, 15 को एचसीएल टेक का है, 16 को एचडीएफसी बैंक का है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ तक तो आपको देख गया कि कोई नहीं है, लेकिन 13 से स्टार्ट हो रहा है। तो 13 को आप क्लिक करेंगे इन्फोसिस पे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फोसिस का पूरा डिटेल आ जाएगा आपको। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अगर आपको रिजल्ट पढ़ना है उसका, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उस रिजल्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि इन शॉर्ट अभी जो है आपको यहाँ पे स्टॉक्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जनरली होगा क्या कि जब रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डे पे इतने सारे स्टॉक्स हो जाएंगे कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे 20 जनवरी को देखिए, 20 जनवरी को बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस और एवरेस्ट
एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का जो है रिजल्ट है। फिर 21 जनवरी को बजाज ऑटो का है, बजाज होल्डिंग का है, एम्फेसिस का है, फिर 22 को जेएसडब्ल्यू स्टील का है। तो फिर जैसे सब आगे जाएंगे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको न्यूज पे ट्रेड करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे, मैं पर्सनली जो चीज को फॉलो करता हूँ वो है न्यूज़पेपर को फॉलो करता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स को। तो उसमें जब आप सुबह सुबह अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, जैसे मैं आज का एग्जाम्पल लूँ तो आज तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो आप जो है आपको कोई ना कोई जो है आइडिया मिल जाएगा ट्रेड करने की, कोई ना कोई स्टॉक आपको मिल जाएगा ट्रेड करने की। और आपको बहुत सारे जो है ना उस दिन मार्केट में क्या क्या होने वाला है, ये आपको सुबह सुबह अगर आप मार्केट ओपन होने के पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो आपको स्टॉक्स के नाम कम से कम मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, आज के बीच के पेज पे पेज नंबर 10 में एक न्यूज है अंबुजा सीमेंट के बारे में कि अंबुजा में नैरो वैल्यूएशन गैप विद पीयर्स, ठीक है। तो यानी कि अंबुजा सीमेंट के बारे में आपको, अंबुजा ग्रुप के बारे में न्यूज है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंबुजा सीमेंट के बारे में न्यूज है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको न्यूज से सिर्फ उस स्टॉक का नाम जो है आपको पिक करना है। आपको आपको जो है उस न्यूज के हिसाब से बाई करना है या सेल करना है, इस पे जो है आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो है उस न्यूज से सिर्फ स्टॉक का नाम पिक करना है और अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से आप उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है सुबह सुबह आप बाई कर लेंगे। उस पॉजिटिव न्यूज के आने से आपको वो सिर्फ स्टॉक मिला है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी बहुत तेजी के साथ में नीचे की तरफ जाता है। उसके रीजन आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज आपको अभी मिल रही है, लेकिन वो न्यूज काफी पहले, एक हफ्ते पहले जो बहुत ही क्लोज ग्रुप है उस कंपनी से, उनको पहले से पता था, तो वो पहले से जो है अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पॉजिटिव न्यूज आउट होने वाला है। और जैसे ही जो है वो न्यूज आउट होता है, बाकी जो छोटे मोटे ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है, वो अपने स्टॉक्स को डंप करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस बहुत तेजी के साथ में नीचे जाता है। तो इसको स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना कहते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो न्यूज पे ट्रेड करेंगे, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव पे नहीं ट्रेड करेंगे, सिर्फ सिर्फ न्यूज को देखेंगे स्टॉक्स को पिक करने के लिए, ठीक है। तो आपको वो न्यूज कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आप लोग सबके अपने अपने जो है सोर्सेस होंगे न्यूज के लिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग किसी न किसी ऐप को सब्सक्राइब करके रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मोतीलाल ओसवाल को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं कि वो क्या न्यूज पब्लिश कर रहा है मार्केट में। या फिर moneycontrol.com पे भी आप जो है ऐप अगर आपने डाउनलोड किया तो उसमें काफी सारे स्टॉक्स के नाम आते रहते हैं कि आज इस स्टॉक में ये हुआ है, या आज किसी स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, तो वहां से आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने जो सब्सक्राइब करके रखा हुआ है ब्लूमबर्ग क्विंट को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखा है। ब्लूमबर्ग में अच्छे ठीक ठाक न्यूज आता है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी पता चलते रहता है। और मैं मनी कंट्रोल को फॉलो करता हूँ, मनी कंट्रोल पे भी बढ़िया न्यूज आता है, यानी कि बहुत ही फास्ट न्यूज आता है। और सबका जो है फ्री वर्जन है, कोई भी पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर कल को न्यूज है कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं एक लाइन आपको बोलता हूँ कि ऐसी एक रैंडम लाइन मैंने उठा लिया कि कल को एक न्यूज है कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट किया है, या आरबीएल बैंक में अपनी पोजीशन बनाई है। जैसे कि यस बैंक में एलआईसी ने अपनी पोजीशन बनाई है, या यस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, उनकी बहुत तगड़ी होल्डिंग है। तो अब आपको जो है जब आप अगले दिन जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि एचडीएफसी बैंक और आरबीएल बैंक दो न्यूज के स्टॉक है। ये दो वो स्टॉक है जिसमें न्यूज है। अब आपको ट्रेड जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से करना, लेकिन आपको सिर्फ दो स्टॉक का नाम मिला है न्यूज से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीएल बैंक को टेक ओवर किया या अपनी जो है पोजीशन उसमें बढ़ाई है, अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये आरबीएल बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, तो आरबीएल बैंक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपका जो है आपका जो है मार्केट को रीड करने का तरीका है, या न्यूज को समझने का तरीका है। अब कोई कोई इसको ऐसे भी समझ सकता है कि आखिर आरबीआई बैंक को, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, आरबीएल बैंक को जरूरत क्या पड़ी है कि उसको अपना स्टेक जो है एचडीएफसी बैंक को बेचना पड़े। कोई भी कंपनी अपना स्टेक दूसरे को तभी बेचती है जब वो कंपनी जो है को फंड्स की जरूरत पड़ती है।
तो अगर आरबीएल बैंक ने अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक को बेचा है तो ये तो आरबीएल बैंक के लिए बुरी बात है, भैया उसने अपनी ओनरशिप किसी और को दे दी, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के लिए नेगेटिव बात ये भी हो सकती है कि अगर एचडीएफसी बैंक ने आरबीएल बैंक को अपनी पोजीशन बनाई है तो एचडीएफसी बैंक के का जो कैश बैलेंस है वो कम होगा, राइट। तो जो प्रमोटर है वो एचडीएफसी बैंक के वो इस बात से खुश नहीं होंगे, हो सकता है कुछ प्रमोटर तो अपनी जो है ओनरशिप थोड़ी कम करेंगे तो एचडीएफसी बैंक का प्राइस नीचे आ सकता है। तो कौन से न्यूज की वजह से कोई न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करने वाले हम ट्रेडर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप इतना बैठ कर एनालिसिस करेंगे कि ये न्यूज पॉजिटिव है या ये न्यूज नेगेटिव है तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए जो है जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो ये सब काम करते हैं और वो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। अगर वो आपको करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तब तो ऑफकोर्स आप इन सब न्यूज के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इंट्राडे ट्रेड करना है आपको तो न्यूज के पॉजिटिव या कोई न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करने वाले हम लोग नहीं होते। हम लोग को सिर्फ न्यूज से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव वो भाव में आ जाएगा और हमें अपने डायरेक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से उसमें पोजीशन बनाना होता है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन का एक ये तरीका हो गया कि आप जो है रिजल्ट स्टॉक ढूंढे कि कौन से स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट स्टॉक में ही ट्रेड करना है, उसमें सबसे अच्छी मूवमेंट होती है। और उसके बाद में ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, टेक ओवर्स आपको देखना है कि किसी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया है या किसी प्रमोटर ने जो है होल्डिंग को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है। तो ये सब जब न्यूज आती है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी असर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक दूसरा तरीका, और मैंने वेबसाइट बता दी आपको कहाँ कहाँ से आप चीजों को ढूंढ सकते हैं। मनी कंट्रोल है, बहुत सारे आजकल तो बहुत छोटे छोटे ऐप है, मैं ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ, आप लोग ज्यादा अपडेटेड होंगे। कोई भी ऐसा ऐप जो आपको फास्ट इंफॉर्मेशन देता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ ये एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको जिसको हम बोलेंगे टेक्निकल चार्ट के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन। ये सबसे बढ़िया सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेक्निकल ब्रेकआउट। टेक्निकल ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन करना। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन में बहुत बेसिक बताया था कि अगर एक प्राइस ऐसे मूव करती है फिर ये नीचे आती है फिर ऊपर जाती है तो आप देखते हैं कि ये अपने पिछले स्विंग हाई के पहले ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना ज्यादा होती है। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर अगला सपोर्ट ये जरूर यहाँ पे लेगा। अपने इस स्विंग हाई पे सपोर्ट नहीं लिया तो इस स्विंग लो पे जरूर सपोर्ट लेगा और इसके ऊपर उठने की संभावना रहती है, ठीक है। तो जो जो स्टॉक्स होते हैं वो टेक्निकल ब्रेकआउट पे काम करते हैं। बहुत सारे जो टीवी एनालिस्ट भी होते हैं उनको आप सुनते होंगे तो वो बोलते होंगे कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ब्रेकआउट पे खड़ा है या ब्रेकआउट दे चुका है या ब्रेकआउट देने वाला है। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है इस चीज को आप जान लीजिए। तो स्क्रीन में फिर से शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल ब्रेकआउट के हिसाब से चार्ट का सिलेक्शन कैसे होता है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ट्रेडिंग व्यू का जो लॉगिन आईडी है, जो ट्रेडिंग व्यू का जो आपका आईडी है उसके वॉच लिस्ट में आपके पास में सारे स्टॉक्स जो एफएनओ सेगमेंट के हैं वो एडेड होने चाहिए। जब आप जब सारे स्टॉक एफएनओ सेगमेंट का ऐड कर लेंगे तब आपको अगले दिन का स्टॉक ढूंढने में बहुत आसानी होगी और आप आसानी के साथ में स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो देखिए आप जैसे एग्जांपल लीजिए ये सारे स्टॉक्स में एडेड है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और निफ्टी का जो मैं निफ्टी का मैं एनालिसिस करता हूँ कि निफ्टी क्या ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऑलरेडी जो है ऑल टाइम हाई पे है तो उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये तो सीधा ऊपर ऊपर ही जा रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल की संभावना जो है ढूंढ सकते हैं, क्या निफ्टी कहीं रिवर्सल पे खड़ा है। तो ऐसा कोई चैनल वैनल भी नहीं दिख रहा है कि आप ये कहें कि चलो निफ्टी इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर रहा है। तो अगर रेसिस्टेंस का एक चैनल हम यहाँ ड्रॉ करें तो तभी भी इसका टारगेट काफी ऊपर है, अभी निफ्टी और ऊपर जाने की संभावना है। और मैंने एक बार काफी टाइम देकर एनालिसिस किया था तो मुझे वो संभावना 14,500 पे दिख रही थी कि निफ्टी 14,500 आसानी के साथ में जो है टच कर सकती है, राइट। तो
निफ्टी में कुछ नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि और दूसरे चार्ट पे देखता हूँ कि टेक्निकल ब्रेकआउट कहाँ होने वाला है। तो जिस स्टॉक में टेक्निकल ब्रेकआउट हो ऊपर या नीचे, उस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये चार्ट देखिए, ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है। क्या ये टेक्निकल ब्रेकआउट पे खड़ा है? तो मैं आपको बोलूंगा कि ये अगर प्राइस, ये जो स्टॉक है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक गिरा था, ये मेरे ख्याल से मार्च वाला ही फॉल है, उसके बाद से बहुत ही फर्मली ये यहाँ तक आया था, उसके बाद फिर से ये करेक्शन में है। तो आपको पता है कि अगर ये अप ट्रेंड में, अगर आप देखें तो लोअर लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो, और उसके बाद अब ये डबल बॉटम बना दिया। अब यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर उठना स्टार्ट कर रहा है। तो जो लोग टेक्निकल ब्रेकआउट पे काम करते हैं, या जो रोज जो है मेहनत करते हैं और रोज जो है स्टॉक का एनालिसिस करते हैं या स्टॉक ढूंढते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, उनको कोई भी देखिए बेसिक प्राइस एक्शन में अगर आप लगाएंगे, तो ये 25 सितंबर को ये इसने जो लो बनाया था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने 127 का, तो ये देखिए उसके बाद में आप बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे सेल करना है 127 के नीचे, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो उसके बाद अगला जो सपोर्ट है वो सीधा जो है यहाँ पे है, राइट। लेकिन काफी दिन हो गए स्टॉक रेंज बाउंड रहा और उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो जब ऊपर चलना स्टार्ट हो गया तो अब आप यहाँ पे इस एरिया पे बाई कर सकते थे कि वो फिर से स्विंग ट्रेड पे आ गया। आपको यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बाई कर सकते थे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहता है। फिर ये कितनी अच्छी रैली आपको दिख रही है। लेकिन अभी भी देखिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, तो इस हाई को टेक्निकल ब्रेकआउट में होता क्या है कि आपको पिछले स्विंग हाई को रीड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। होता क्या है कि अगर प्राइस ने अगर ऐसे मूवमेंट दिया है, ठीक है, ऐसे, और आपको ये रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब बहुत संभावना है कि अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो आपको यही ब्रेकआउट देखना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें, तो इसका हाई देखिए, इस कैंडल का, ये कैंडल कौन कौन से दिन का है? 16 दिसंबर का है। इसका हाई है 217 का, और आज का हाई देखिए कितना है? 218.50 का। यानी कि इसने जो है आज के हाई ने जो इसके पीछे का जो स्विंग हाई है, उसका जो हाईएस्ट प्राइस है, डे हाई है 217 का, इसको ब्रेक कर दिया है। तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अभी भी अच्छे मूवमेंट में है और 225 230 का टारगेट आसानी के साथ दे सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का टारगेट 225 रुपए का है। तो वो कोई बहुत ही हाई फाई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत ही सिंपल सी बात थी कि अगर इसने ये वाला हाई बनाया था, उसके बाद इसने करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये अगला टारगेट इसका ये है, और ये इस कैंडल पे का के हाई पे अगर ये आता है, तो अगला फिर टारगेट क्या होगा? इस कैंडल का हाई होगा। यानी कि ये सारे एक एरिया ही है, करीब करीब यहाँ पे आएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर अगला टारगेट क्या होगा? क्योंकि ये मार्च का फॉल को कवर कर रहा था, अगला टारगेट फिर यहाँ का होगा, अब 350 का होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको टेक्निकल ब्रेकआउट पे आपको काम करना है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जब आप थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे। तो अगर कोई स्टॉक इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर आया, फिर अब यहाँ पे खड़ा है, तो आपने यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ, अब ये सपोर्ट पे खड़ा है। अच्छा, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया आज और क्लोज हो गया, यानी कि अगले दिन क्या संभावना है कि चूंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया हुआ है, तो अब और इसके नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और कोई स्टॉक हमें मिलता है कि नहीं, कोई और ब्रेकआउट पे मिलता है कि नहीं। तो यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ब्रेकआउट पे खड़ा है। अब इसको आप कल सर के लिए भी बाई कर सकते हैं जी। सर इस वाले स्टॉक को बाय कर सकते हैं मतलब 6-7 महीने के लिए, शॉर्ट इंडिया टर्म के लिए? इंडियाबुल को हाँ जी सर। बिल्कुल कर सकते हैं। इंडियाबुल मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अच्छा, तो सीएमपी भी बाय कर सकते हैं कुछ, या फिर इसका देखिए, वेट करना इंडियाबुल एक पड़ेगा? ऐसा स्टॉक है जो मार्केट के टूटने से नहीं टूटेगा, ठीक है। ये अच्छा। इसकी अपनी चाल हो चुकी है। ये किसी जमाने में बहुत ही निफ्टी 50 का स्टॉक हुआ करता था, इसके बाद उसको निफ्टी हम्म 50 से बाहर निकाल दिया गया, इसकी इंसल्ट हो गई। तो अब जो है तो ये, सर ये लॉकडाउन से पहले कितने का शेयर था? देखिए ये 400 के आसपास था फॉल के पहले। मैंने इसको वैसे 800 पे भी देखा हुआ है, 1000 पे भी देखा हुआ है मैंने इंडिया बुल को। अच्छा। अभी देखते हैं क्या हो जाता है इसमें। देखिए 1000 पे, ये देखिए मैं तो गलत ही बोल रहा हूँ, और ऊपर था, 1400 पे था।
2018 के आसपास, 1400 इतना मुझे याद नहीं था, 1000 के आसपास में मैं इंट्राडे किया करता था। जी जी। तो ठीक है, मीन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी देखिए अपने बॉटम पे ही तो है, अगर आप देखें तो ये तो बॉटम पे ही है, अभी कोई बहुत ज्यादा इससे ऊपर तो गया नहीं है ये, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और सर लॉकडाउन में इसने मतलब लो कितने का लगाया था? इसका लो यही है, करीब 85 रुपीज का है, 80 का लो है, 88 85 90 का। रुपीज का। हाँ, ठीक ठीक है, है सर, इसको फिर मैं कल बाय करता हूँ मतलब। कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख रहे हैं, अब देखिए जैसे टेक्निकल ब्रेकआउट पे कौन सा स्टॉक है, टाटा पावर टेक्निकल ब्रेकआउट पे खड़ा है डेली चार्ट पे, ठीक है। अगर डेली चार्ट पे अगर देखिए ये देख रहे हैं आपको, इसने इस स्विंग हाई को अपना डेली चार्ट पे ये जो स्विंग हाई इसको ब्रेक कर दिया, तब ये लंबे रन में ये बाई पोजीशन इसमें बना सकते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको डेली चार्ट पे नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी टेक्निकल ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये टाटा पावर का चार्ट है और 15 मिनट्स का चार्ट है। अब इसमें देखिए कि क्या 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको कहीं ब्रेकआउट होता दिख रहा है? आप देख रहे हैं कितना शानदार ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। इसका ब्रेकआउट हो गया था 76 रुपीज पे ही, 76 रुपीज पे ब्रेकआउट देके अभी 78 के आसपास पे चल रहा है, तो इंट्राडे में भी इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक है तो आप इसको पोजिशनली बाई कर सकते हैं, राइट। अब एनटीपीसी है, इसमें कोई ब्रेकआउट वैसे दिख नहीं रहा है। आईजीएल है, आईजीएल देखिए रेंज बाउंड है, ये ब्रेकआउट पे नहीं है। सेंचुरी टेक्स भी कुछ खास नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए ये ब्रेकआउट पे है, राइट, ये रेसिस्टेंस लेवल पे है, अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस लेवल पे 275 का रेसिस्टेंस है। तो इसको अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप बाय नहीं करेंगे इंट्राडे में, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे है, इसके पीछे का रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कितने का रेसिस्टेंस है? 276 का। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल मार्केट में 276 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसमें बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ में आप इसमें इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट पे खड़ा है, अभी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है, और रेसिस्टेंस को जैसे ब्रेक करेगा फिर से फ्रेश बाइंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा टेक्निकल चार्ट पे आप थोड़ी मेहनत करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप टेक्निकल ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कोई न्यूज की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है डेली करीब जितने एफएनओ सेगमेंट के जितने स्टॉक्स है सब आप ढूंढेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट पे खड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये भारत फॉर्ज है, ये नीचे का ब्रेकआउट देने को रेडी है, सेल साइड का, देख रहे हैं आप। ये अगर आज का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो कल ये और नीचे जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए, कल मार्केट अगर पॉजिटिव भी रही ना फिर भी ये कल के नीचे जाने की संभावना है, और इसने अगर ये वाला लो अपना ब्रेक किया, 525 का लो ब्रेक किया, तो फिर सीधा देखिए ये बिल्कुल जो है ये एरिया बिल्कुल खाली है, तो बिल्कुल ये यहाँ तक आ सकता है 514 पे। तो कल के लिए आप लिख लीजिए, कल आप भारत फॉर्ज में 525 के नीचे, 526 के नीचे आराम से सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है आपको टारगेट मिल सकता है कल भारत फॉर्ज में। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल ब्रेकआउट का स्टॉक है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। एनीवेज, जैसे जैसे सेशन आगे होगा टेक्निकल ब्रेकआउट को हम और जो है डिस्कवर करेंगे इन सब चीजों को। जैसे महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस जो है, इसको आप कहाँ बाई कर सकते हैं? इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये रेसिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश बाइंग आएगी, तो यहाँ पे आप नया पोजीशन अपना नई पोजीशन फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और मैं कैसे जो है प्राइस एक्शन में और मैं कैसे जो है अ, मुझे आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा ये? यस सर, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये आपको फायर्स में मैंने कहा था अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर आप लोग को याद हो तो जब फायर्स में अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है फायर्स वन, ठीक है। और मैं आपको वो सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और ये बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है, फायर्स यूजर को मिलता है, तो इसमें जो है आप लाइव मार्केट में कैसे जो है स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ।
कुछ इश्यू आ रहा है तो एक मिनट, ये फाइल्स में लॉगिन हो रहा है और ये भी सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लगाता है लॉगिन होने में, और प्लस मार्केट आवर्स अभी मार्केट ऑफ है, उसके स्लो काम करता है क्योंकि इसको डेली अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए जब आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा विंडो देखने को मिलेगा। तो ये जब आप विंडो ओपन करेंगे तो इसमें आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं अलग अलग विंडो की। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने निफ्टी, मैं अपने पहले वॉच लिस्ट में मैंने अपने ये कुछ स्टॉक्स को अपना जो है मैंने सेट करके रखा हुआ है। माय वॉच लिस्ट 1, यहाँ पे देखिए आपको फ्लैश डेटा में आपको दिखेगा कि आज एफआईज ने कितने पैसे जो है इन्वेस्ट किए या कितनी बाइंग की है या कितनी सेलिंग की है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट आपको यहाँ पे दिख जाएगी कौन सी मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फ्लैश डाटा में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट के सारे स्टॉक्स जो है वो एडेड है। तो ये तो माई वॉच 50 है, माई वॉच 1। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप जो भी स्टॉक चाहे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आज के जो टॉप गेनर है टॉप लूजर है आपको यहीं से दिख जाएंगे। जैसे टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर था, 5.91% का चेंज हुआ था इसमें आज। तो लाइव मार्केट में बहुत तेजी के साथ में चेंज होता रहता है, जैसे जैसे बाइंग आती है वैसे वैसे वो सारे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स को मैं समझाने बैठूं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जो है एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लाइव मार्केट में स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक टूल यहाँ पे है, यहाँ पे टॉप गेनर्स एंड लूजर्स इंट्राडे, अब मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कौन से सेक्टर का, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन स्क्रिप्ट्स एफएनओ सेगमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है लाइव मार्केट में ये जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे यहाँ पे स्टॉक्स के नाम जो है चेंज होते हैं। जैसे अगर 915 हो रहा है तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव स्टॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव स्टॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा एफएनओ सेगमेंट का। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे जाते हैं तो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स के अलावा लाइव स्कैनर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आप लाइव स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव मार्केट में जितने भी स्टॉक होंगे एफएनओ सेगमेंट के, तो जो भी अपना डे का हाई बना रहे होंगे या डे का लो बना रहे होंगे या 52 वीक हाई जो है वो ब्रेक कर रहे होंगे, इसमें वॉल्यूम का एक ज्यादा आ जाए, जो भी स्टॉक किसी तरह का प्राइस एक्शन कर रहा होगा यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। तो अगर आप इस विंडो को भी अगर ओपन करके बैठे हुए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे लाइव मार्केट में जहाँ से आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट जो है हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप इसको सर्किट ब्रेकर पे जाएंगे तो आपको कौन कौन सा स्टॉक जो सर्किट लगाने वाला है वो आपको दिख जाएगा। ट्रेंड स्कैनर में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी और आपको देखना होगा कि कौन सा स्टॉक जो है कौन सा जो है विंडो आपके लिए ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा आपको ज्यादा सूट कर रहा है। यहाँ से आपको काफी सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे ओपन वर्सेस हाई लो, यहाँ पे जब जाएंगे तो कौन सा वो स्टॉक है आपको दिखेगा कि जिसका ओपन इक्वल्स टू हाई है, यानी कि जहां से वो ओपन हुआ है उसके बाद से वो नीचे ही नीचे आया है सिर्फ। और ये कौन सा वो स्टॉक है जिसका ओपन इक्वल्स टू लो है, यानी कि जहां पे वो ओपन हुआ है उसके बाद सिर्फ ऊपर ही ऊपर हुआ है, नीचे गया ही नहीं है। तो यहाँ से आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉक को चुनेंगे। अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, सेम लिंक से आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, दो चार कुछ देर की और क्लास होगी।